लेब वायुगस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो जैसा कि लैब वायुगस्की कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है, बच्चा जो सीखता है वो सहयोग या समाज में जाकर सीखता है। तो यहाँ पर सहयोगी प्रोजेक्ट का हम प्रयोग करेंगे तो ए उत्तर इसका सही होगा। अपनी कक्षा की व्यक्ति भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। तो व्यक्ति भिन्नताओं को से निपटने के लिए हमें बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। आकले आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये गलत है। इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक वर्ष में एक बार अंत में हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो इसका सही उत्तर होगा इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। बी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकवादी, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर या सुविधादाता की है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंध नहीं मानी जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। पहला इसका उत्तर सही होगा, पहला। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये ऑप्शन इसका सही है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो या अगर विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि संस्कृति अलग होगी तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और हमें अधिगम में आसानी होगी। सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। यह इंक्लूसिव एजुकेशन के विपरीत है, इसलिए ये गलत होगा। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी गलत है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है? गलत है ये। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो सही उत्तर होगा इसका बी। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। एक प्रतिभाशाली बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए ताकि वो ऊबे नहीं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता के प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध करके तो अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। यदि पढ़ाई गई चीज़ उनके जीवन से संबंधित हो तो डी ऑप्शन इसमें सही है। बच्चों के बारे में लिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है।
बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। यह भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बी सी डी। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ये गलत है। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना चाहिए। ये भी गलत है। याद करने की करना नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भी अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे गमों में आगे होते हैं, विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका, जहाँ संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तब बच्चे आसानी से सीखते हैं। लैब बायोगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो जो प्रारंभिक बचपन का समय है वो भाषा विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा सीखने वाला यंत्र यानी एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर जन्म लेता है और वह 5 साल के अंदर सभी भाषा को पूरी तरह से सीख जाता है। तो प्रारंभिक बचपन का वह समय है जिसमें भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील समय कहा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ये गलत है। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है। ये भी गलत है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ये सही है। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। ये तो बिल्कुल गलत है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी गलत है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये चिंतन को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना, शिक्षिका का अनुकरण और नकल करना। ये गलत है। याद करना भी गलत है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये सही है। शिक्षिका द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 3 नंबर, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये गलत है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी गलत है। अपनी रुचि से, जब बच्चे अपनी रुचि से किसी काम को करते हैं तो वे अधिक सृजनशील होते हैं और आसानी से चीज़ों को सीखते हैं। पुरस्कार पाने के लिए, ये भी नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका सी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो शिक्षक को इसको परेशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बाधा के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ज़्यादा बहुभाषी यानी अधिक से अधिक भाषा जानने वाले बच्चे होंगे, तरह तरह के बच्चे होंगे, तो यह शिक्षक के लिए एक संसाधन, एक सोर्स का काम करेगा, रिसोर्स का काम करेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। ये गलत है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं। ये भी गलत है। गलतियां मनुष्य क्यों करता है? गलतियों से हमें उनकी
जानकारी होती है और उनको उनसे सीख कर ही वो आगे बढ़। सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यानी गलतियों से हमें मालूम पड़ता है कि बच्चा इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, यानी उसकी थिंकिंग क्या है। तो हमें उनके चिंतन के बारे में जानकारी होती है गलतियों से। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो ये कथन है प्याजे का। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? तो बच्चों की नैतिक शिक्षा देना, गलत है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ये भी गलत है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी बच्चे खुद कार्य करें और अपनी बातों को बताएं, शेयर करें, तब होता है। यहाँ बच्चों को महत्व दिया जाता है, शिक्षक को कम महत्व दिया जाता है। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, गलत है। कोई भी सहायता न करके जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और उसमें निर्देश लिखकर दे। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ये सही नहीं है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये भी सही नहीं है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। सही बात है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अगर बच्चे जैसे हमने बताया उसी तरह से उसको सुना देंगे, उसी तरह से उसको रट के सुना देंगे तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रतिपादन नहीं करते। यानी बच्चे अपना क्या सीखा उसकी व्याख्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें बढ़ाकर या उसे कम कर कर बताते हैं। तो ये समस्यात्मक होगा अगर बच्चे रटकर हमें वही बात सुना रहे हैं जो हमने उनको बताई है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो जब समस्या पर चर्चा की जाती है, विद्यार्थियों को अवसर दिए जाते हैं, तो सीखना बहुत अच्छा होता है, यानी उसका जो वक्र है वो बेहतर होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके का अनुगमन करती है। डी ऑप्शन सही होगा। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी समाज में क्या हो रहा है वो विकास को प्रभावित करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। किस तरह के वंशानुक्रम में पैदा हुआ है और किस तरह के वातावरण में पैदा हुआ है। बच्चे के सामाजिक क्रम में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य गौण। तो बच्चे के सामाजिक क्रम में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कैसा काल है? अभी पढ़ा था हमने, कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निपेक्ष। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है वो अति संवेदनशील काल है। प्रारंभिक बचपन में बच्चा जैसी भाषा सीख लेता है वो उसकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहती है। तो अति संवेदनशील काल कहा जाएगा प्रारंभिक बचपन को भाषा के लिए। वायोगस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो लेब वायोगस्की का सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते
हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो शैशव काल की अवधि होती है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है। किस सक्रियात्मक में है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। 0 से 2 वर्ष का होता है संवेदीगामक अवस्था और 2 से 7 वर्ष का होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ए ऑप्शन सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ए ऑप्शन सही है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित अक्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। इसको कहा जाता है सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, अहम केंद्रित के बजाय सामाजीकृत अधिक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित है। बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी सही होगा इसका। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। तो बच्चों के को बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को महत्व दिया जाता है और बच्चों के द्वारा ही गतिविधियाँ कराई जाती हैं। शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। कक्षा अध्यापक ने रावक को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि रागम में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कैसी बुद्धि है? तो इसमें है संगीतमयी बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? संगीतमयी बुद्धि है। सी ऑप्शन सही होगा। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक नीतिपरक है, लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षा प्रदय सही दृष्टिकोण वाला है। तो बी होगा, लिंग जेंडर पक्षपाती है। वो लड़का लड़की में ये विभेद करते हैं कि गणित को लड़के आसानी से सीख सकते हैं जबकि लड़कियां नहीं। तो ये जेंडर पक्षपात होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को अनुरूप बदलना है, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तालमेल बैठाने की, संप्रेषण व्याख्या की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर की होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, उच्च आत्मरक्षा क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निमित्त में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित स्वभाव दंड, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्निहित संभावित दंड। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि एवं उनका अधिकतर प्रयोग करना, याद रखने के लिए शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगर विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले शिक्षार्थी हमारे पास हैं तो शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम अभिव्यक्तियों को उपलब्ध कराना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया पर परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो सभी में विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता, ये गलत कथन है। डी ऑप्शन इसका सही होगा इसमें।
बाकी के सभी बाल विकास के सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन शिक्षण गतिविधियों में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो आकलन शिक्षण गतिविधि क्रिया में अंतर्निहित है, यानी शिक्षण गतिविधि क्रिया के साथ साथ ही आकलन चलते रहना चाहिए। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो अपसारी जो चिंतन होता है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। बच्चे में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाला चिंतन कौन सा है? अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है।